हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर पर इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इलेक्शन से रिलेटेड व्हाई डू वी नीड इलेक्शन इस टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था, जिस पर हम लोगों ने ये देखा था कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और इसका बेसिक पॉइंट जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आप पॉइंट्स को कोरिलेट कर पाए और इन्हें अच्छे से समझ पाए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो भी आपको बता देती हूँ। तो आज हम लोग व्हाई डू वी नीड इलेक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसी में जो है कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स और भी हो सकते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस में, कि हमें इलेक्शंस की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है, ये चक्कर क्या है। आज इतने जगह पर इलेक्शंस हो रहे हैं, ये इलेक्शंस अगर ना हो तो क्या काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने चैप्टर 2 में ये चीज पढ़ी थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग इलेक्शंस नहीं करवाते, किसी भी तरीके कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर रूल किसका है, लोगों का होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। अब जब इलेक्शंस नहीं हो रहे तो क्या दूसरा तरीका हो सकता है, हम एक चीज को इमेजिन करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर चलते हैं। हम लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जो है यहां पर इमेजिन कर रहे हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क करेगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है, हम लोगों ने चैप्टर 2 में ये चीज पढ़ी थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब सारे लोग एक साथ बैठे और एक साथ बैठे डिस्कशन करें, एक दूसरे को एडवाइस दे, एक दूसरे के सजेशन ले और जो है कोई लास्ट में अल्टीमेटली एक डिसीजन को फाइनल करे। यही एक पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया एक इतनी वास्ट कंट्री है जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। क्लास जब हमने 9th में जब दूसरा चैप्टर पढ़ा था, हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हम लोगों ने, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास हर फील्ड में उतनी नॉलेज या फिर उतना टाइम भी नहीं होता है कि हर कोई आके बैठ जाए और उस बैठक में अपनी एडवाइस दे सके या फिर अच्छे सजेशन दे सके और एक अल्टीमेट डिसीजन निकाल सके। अगर आप लोग सभी अगर न्यूज़ देखते होंगे तो इस टाइम पर जो कर्नाटक में इस टाइम चल रहा है, जो भी सिचुएशन है कर्नाटक में इस टाइम, एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ विवाद आज कहाँ पहुँच गया है। मतलब उसको वहीं पर ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में पार्टी पॉलिटिक्स करनी थी, लोगों को पॉलिटिक्स करनी थी और उस पॉलिटिक्स के चक्कर में ये छोटा सा विवाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बल पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी के पास ना इतना टाइम होता है। अगर आप लोग सभी पंचायत इलेक्शंस के बारे में जानते हो तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जो है डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन आजकल गाँवों में भी लोग जो है पंचायत में सारे गाँव के लोग नहीं बैठते हैं, जो है कुछ ही गिने चुने मेंबर्स होते हैं जो पंचायत की मीटिंग्स में आते हैं और वही लोग मिलकर जो है सारे गांव के लिए फैसले ले लेते हैं। सभी लोग नहीं आते, क्योंकि सभी को पता है कि सभी के पास ना इतना ज्ञान है और ना ही इतना समय कि वो लोग किसी एक मुद्दे को लेकर बातचीत कर सके। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है। चलिए पॉसिबल नहीं है तो दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग इलेक्शंस ना करवाएं लेकिन डेमोक्रेसी बनी रहे। तो दूसरा तरीका मान लेते हैं कि हम लोग एज या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। अब एज, चलिए ठीक है, एज का तो होता है कि हमें पता होता है कि इंसान इतनी एज का है। अब आप लोग एज फैक्टर में ये मान ले कि जो इंसान सबसे बुजुर्ग है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस मीटर तो नहीं है कि आपने मीटर डाला और उसमें चेक किया कि यार इसके पास इतना एक्सपीरियंस है तो हम इसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुनते हो, पहली बात तो वो उस कंडीशन में होना चाहिए कि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन सके। वो अगर इस कंडीशन में है ही नहीं, बहुत बीमार है, तो आप चुन के क्या ही कर लोगे।
और दूसरी चीज ये कि आपने अगर चुन भी लिया तो उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, आप कैसे पता करोगे? आपके पास तो कोई मीटर नहीं है एक्सपीरियंस का। तो उस फैक्टर पर भी हम लोग एक सही रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं कर सकते। चलिए मैंने मान लिया, मैं बहुत खुले दिल की हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने ये भी मान लिया कि आपने किसी तरीके से कोई जोड़ तोड़ करके आपने एज, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन सब के बेसिस पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, ठीक है ना। आपने एज देखा, आपने एक्सपीरियंस देखा, आपने नॉलेज देखा, आपने जोड़ तोड़ आपके दिमाग में जो आया उस बेसिस पर आपने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव सभी लोगों की मत से चुना गया है या फिर वो सभी लोगों को पसंद है या फिर नहीं है? इस चीज का पता आप लोग कैसे लगाओगे? और फिर उसके बाद ये है कि आपने उसे एक बार तो चुन लिया, अब उसे दोबारा हटाने का या फिर आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा है तो उसकी जगह किसी और को लाने का कोई दूसरा सिस्टम है? ये सारी चीजें आप किस तरीके से तय करोगे? तो भाई ये जब हमारे दिमाग में चीज आ गई ना, जब इमेजिनेशन हमारी एक जगह आके रुक गई, इमेजिनेशन में हमें चीजों के डिमेरिट पता चल गए इलेक्शन ना होने के, तो हमारे दिमाग में चीज आ गई कि हमारे लिए इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं। देखिए इलेक्शंस इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि हम लोग इस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुन सकते। सभी की पसंद का हो ये कैसे पता चलेगा? जब सभी लोगों से चुने, उनके पास वोट देने का राइट होगा, अपनी पसंद से चुनेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आया है ये सभी लोगों के चुनाव से आया है, सभी लोगों ने इसे खुद चुना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारे यहाँ एक फिक्स इंटरवल के बाद यानी कि हर 5 साल के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी आ गई और उसने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया कि एक बार जो पार्टी आ गई अब दोबारा कभी इलेक्शन नहीं होंगे, अब हमेशा हम ही रूल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना कोई हंसी खेल नहीं है या फिर इतना इजी काम नहीं है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल फाइनल है कि हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होने ही होने हैं। तो हर 5 साल में हमारे पास बहुत बड़ी पावर आती है, वोटिंग पावर, जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। जो पहले वाले हैं उन्हें बदल सकते हैं या फिर उन्हें ही दोबारा री इलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस। ठीक है, तो हमने इमेजिन कर लिया, क्या कर लिया कि अगर हम इलेक्शंस नहीं करवाते तो हम किस बेसिस पर लोगों को चुन सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हमारी इमेजिनेशन में और रियलिटी में भी बिल्कुल फेल माने जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्शंस में वोटर को क्या चॉइस मिलती है, वोटर के पास कितनी तरीके की चॉइसेस इलेक्शंस में होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो किस बेसिस पे चुनते हैं, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। सबसे पहला वो किस रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो उनके लिए लॉ बनाए, क्या बनाए, उनके लिए कानून बनाए, ऐसे कानून जिससे उनका फायदा हो, उनका नुकसान नहीं। यानी कि जो उनके हित में कानून हो, जो उनके लिए सही कानून हो, ऐसे कानून बनाने वालों को ही जनता चुनेगी। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी चीज, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। मतलब पहले तो उन्होंने ये चुना कि कौन कानून बनाएगा, उसको चुनेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज वो ये देखेंगे कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर रहा है, मेन फेस कौन है, और दूसरी चीज कि मेजर डिसीजंस लेने की पावर किसके हाथ में है, मेजर डिसीजंस कौन लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें सुनने में हमें एक जैसी लग रही हैं लेकिन हैं एक जैसी नहीं। पहला, हम उस रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो हमारे लिए लॉज बनाएगा। दूसरा ये कि गवर्नमेंट का फेस कौन है, गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा, और मेजर डिसीजंस कौन लेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। आप लोग कई बार किसी से पूछेंगे कि आप किसको वोट दे के आए हो, तो लोग जो है कई बार उन्हें अपने यहाँ के किसी प्रत्याशी का, जो उनके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव है, उसका नाम उन्हें याद नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये याद होगा कि उन्हें किस पार्टी को वोट दिया है। तो लोग कई बार पार्टी के बेसिस पर भी वोट देते हैं। पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं और उनकी जो आइडियोलॉजीज होती हैं, और जब वो पार्टी एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में उनकी वो आइडियोलॉजीज झलकती हैं, वो दिखाई देती हैं। तो लोग जो है कई बार पार्टीज को भी वोट देते हैं कि कौन सी पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो ये सारी चीजें भी जो लोग जो है वोटर्स देखते हैं और उसके बेसिस पर लोग चूज करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस। एक्चुअली मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में एक डेफिनेशन दिखाई थी, अगर आपको याद हो,
ये डेफिनेशन, इलेक्शंस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गवर्नमेंट आ गई, इसके बाद ये नहीं है कि कभी दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। यहाँ पर हर रेगुलर इंटरवल में यानी कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते ही होते हैं एंड वो अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं ऐसा करना। तो अगर वो उस गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो उसे वो लोग चेंज कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है? इलेक्शन होता है। हमने अपनी इमेजिनेशन में जाकर इलेक्शन के बिना वाला सिस्टम भी देख लिया जो पूरी तरीके से फेल रहा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी थोड़ा पता चले कि आप लोग आजकल क्या पढ़ रहे हो। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग अनाउंसमेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पता है अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रोडिजी एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसके दम पर आप अपनी नॉलेज को, अपनी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हो। ये टेस्ट पहले भी हो चुका है। अगर आप उस टेस्ट में एनरोल नहीं कर पाए थे तो अनअकैडमी आप लोग के लिए एक और मौका लेकर आया है। सो इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए। करना कुछ भी नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करना है और खुद को फ्री एनरोल करना है। कोई एनरोलमेंट चार्जेस नहीं है, फ्री एनरोल करना है और आप एनरोलमेंट करके इस टेस्ट के लिए खुद को पार्टिसिपेट करवा सकते हो। और इस टेस्ट को दीजिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स, बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड जो है आप लोग के लिए यहाँ पर आपका वेट कर रहे हैं। करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाना है और खुद को फ्री एनरोल करना है, जिसके लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो। दैट इज माई नेम भारती G10। ये सिंपली आप मेरा कोड यूज कर सकते हो तो आपको एनरोलमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।